Hello everyone, welcome to editorial analysis by AptiPlus. So in this video we'll discuss the important editorial from the Hindu as well as from the Indian Express. तो समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन के लिए रेलिवेंट है. तो चलिए आगे बढ़ते स्टार्ट करते हैं. और स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि AptiPlus ने ऑनलाइन एनसीईआरटी कोर्सेज स्टार्ट किया है. दिस इज़ फॉर द एस्पिरेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज 2021. तो एनसीईआरटी आपको पता है फाउंडेशन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए, और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप एनसीईआरटी को पहले कवर करें. तो इस कोर्स को आप अवेल कर सकते हैं विद फ्लैट 10% डिस्काउंट. तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक कर लें जहाँ पे मैंने इसके लिंक दिए हुए हैं. आगे बढ़ते हैं आज के एडिटोरियल लिस्ट के साथ. टुडे इज 22 ऑफ अप्रैल. जो इन डेप्थ एनालिसिस होगी दैट वुड बी पुटिंग सागर विजन इनटू द टेस्ट, राइट. एमसीक्यूज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसके एक्सप्लेनेशन कल के जो सवाल है उसके एक्सप्लेनेशन भी मैं बताऊंगा आपको. और मेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वुड बी रिलेटेड टू द इन डेप्थ एनालिसिस दैट विल बी डिस्कसिंग. जो हम डिस्कस करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस में उसी पे मेंस पे क्वेश्चन भी होंगे, राइट. नाउ हिंदू से बात करें, द की स्ट्रैटेजी इन द फिजिकल एम्पावरमेंट ऑफ स्टेट्स एंड चेंज इन द माइग्रेंट पॉलिसी. ये दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हिंदू से हैं. इंडियन एक्सप्रेस से नेशन आफ्टर लॉकडाउन एंड इंडिया a new world, right? So these are the total important editorial that I'll be discussing with you. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन डेप्थ एनालिसिस के साथ जहाँ पे पुटिंग द सागर विजन टू द टेस्ट. ये आज की जो एडिटोरियल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. हिंदू के सेकंड पेज एडिटोरियल में ये बात करें इस तरह के आर्टिकल की रेलेवेंस की, तो जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड एट सेम टाइम ये आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 3 में भी इस पर सवाल पूछे जा सकते हैं, राइट. तो बात की गई है इस एडिटोरियल में, मैं आपको बताऊँगा कि क्या क्या चीज़ें हैं. तो पूरी जो सागर डॉक्ट्रिन है उसके बारे में जिक्र है, और सागर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सागर बेसिकली इज़ द सिक्योरिटी एंड द ग्रोथ ऑफ ऑल रीजन, ठीक है, ऑल इन द रीजन. तो बेसिकली जितने भी सिचलिस वाले रीजन में जितने भी हैं मैं आपको मैप में आगे दिखाऊंगा. सो एक डॉक्ट्रिन बेसिकली साइन की गई थी जो कि क्लासिकल एग्जाम्पल है इंडिया के लिए, कि जो इंडिया की जो नेबरहुड पॉलिसी है वहाँ पे नेबरहुड फर्स्ट का जो पॉलिसी इंडिया का है उसको दर्शाता है एज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ इट, राइट. अभी 2015 में बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ने विजिट किया था 3 आइलैंड स्टेट, दैट इज सिचलिस, मॉरिशस एंड श्रीलंका. तो ये 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो कि द सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ओशियन रीजन, जिसको सागर भी कहते हैं, उसके अंदर आती है. नाउ इंडियन ओशन आपको पता है बेसिकली जो ओशन है वो इटसेल्फ एक लाइफ है. ग्लोबल प्रोस्पेरिटी में ओशन का काफ़ी अहम रोल है. जहाँ पे अगर बड़ी इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत ज़्यादा इसका रोल है फॉर द नेशन बिल्डिंग, राइट. अगर आप देखोगे ओवर 90% ऑफ जो ग्लोबल मर्चेंडाइज है, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड है, वो कैरिड आउट होती है थ्रू ओशियंस, राइट. और ओशियन इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्लोबल एनर्जी सिक्योरिटी एज ओवर 60% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल प्रोडक्शन मूव थ्रू द सी रूट्स. तो जितने भी बेसिकली जो ऑयल की जो प्रोडक्शंस है या जो उसकी जो ट्रांसफ़र है या फिर जो इंपोर्ट है वो सारी चीज़ें थ्रू सी रूट से ही होती है. सो सी बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. तो इंडिया ने उस इम्पॉर्टेंट को समझते हुए इंडिया ने अपील भी किया था कि उसको ऑब्जर्वर का बेसिकली एक दर्जा मिले, एक स्टेटस मिले. उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले भी रीसेंट डेवलपमेंट हुई क्या है. फॉलोइंग जो इंडिया की रिक्वेस्ट थी, उन्होंने आईओसी बेसिकली जो इंडियन ओशन कमीशन है उनसे रिक्वेस्ट किया था कि इंडिया को ऑब्जर्वर स्टेटस मिलनी चाहिए, ठीक है. और ये सारी चीज़ें बेसिकली इंडिया को अकॉर्ड की गई एंड इंडिया वॉज अवॉर्डेड दैट कि 2022 में जो कमीशन में 34th काउंसिल मिनिस्टर मीटिंग हुई थी उसमें इंडिया को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिला है, राइट. सो दिस बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ से आपके प्रीलिम्स में भी सवाल पूछे जा सकते हैं और मेंस के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है ही, राइट. नाउ इंडिया की जो रिसेंट एडमिशन हुई है एज ऑब्जर्वर इन द इंडियन काउंसिल, जो इंडियन ओशन कमीशंस हैं, वहाँ पे इंडिया के लिए जो विजन है, इंडिया की जो टेस्ट है, ये सारी चीज़ें अब यहाँ से स्टार्ट होती है कि इंडिया ने क्या रोड मैप बना के रखा हुआ है. और इंडिया की जो सागर विजन है दैट इंटेंडेड टू बी अ कंसल्टेटिव, डेमोक्रेटिक एंड इक्विटेबल. तो इंडिया का ये 3 जो है बेसिकली अगर आप इसको नेमोनिक्स में देखेंगे तो CDE है, राइट. तो इस चीज़ पे इंडिया काम कर रही है. फर्स्ट इज कंसल्टेटिव, सेकंड इज डेमोक्रेटिक एंड थर्ड इज इक्विटेबल, राइट. और जो इंडिया को जो ऑब्जर्वर की स्टेटस दी गई है इट इज़ फ्रॉम सपोर्ट ऑफ द इंडियन ओशन कमीशंस, ठीक है. तो इंडिया के लिए काफ़ी अहम होगा कि जो इंडियन ओशन कमीशंस हैं उसके तरफ से अगर जो ग्रांट मिली है उसके बाद इंडिया क्या रोड मैप डिसाइड करता है. मैं आगे आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, इसकी बेनिफिट्स क्या हैं, क्या सिग्निफिकेंस है ऑब्जर्वर स्टेटस ऑफ इंडिया मिलने का. सबसे पहले अपॉर्चुनिटी मिली कि जो मोजाम्बिक चैनल है उसको एक्सेस करने के लिए. तो इस मैप में आप देख सकते हो वर्ल्ड एटलस में ये पूरा मोजाम्बिक चैनल है, राइट. सो दीज आर द कंप्लीट मोजाम्बिक चैनल जहाँ पे जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, मालवई,
मरोनी, राइट, एंड मेडागास्कर। तो ये सारा जो पूरा चैनल है, ये जो पूरा सर्किल है, यहाँ पे एक्सेस कर पाएंगे, राइट, एंड दीज आर द इंडियन ओशन। ना बात करें एंगेजमेंट विद द वेस्टर्न इंडियन ओशन, यहाँ पे वेस्ट इंडिया ओशन के साथ भी एंगेजमेंट होगी। कॉपरेशन विद फ्रांस होगा, जो फ्रांस के साथ जो हमारी कॉपरेशन है वो और अच्छी होगी, वो और पॉजिटिव होगी, राइट। ना अगर बात करें जो सिक्योरिटी है एंड ग्रोथ इन द रीजन, जिसको बेसिकली सागर के नाम से भी जानते हैं, वो जो पॉलिसी है इंडिया की, उसको और ज़्यादा रिफाइनमेंट करने में मदद मिलेगी। तो ये सिग्निफिकेंस अगर मेंस में आपसे पूछा जाए तो ये ज़रूर आप लिखना, सिग्निफिकेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें जो इंडियन ओशन कमीशन है वो है क्या, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स में डायरेक्ट 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन पे भी यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो जो इंडियन ओशन कमीशन है एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, और जो क्रिएट की गई थी 1984 में टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वेस्टर्न एशिया ओशन आइसलैंड, फाइन। उसके अलावा इट कंसिस्ट ऑफ मेडागास्कर, कोमोरोस, रीयूनियन जिसको फ्रेंच ओवरसीज टेरिटरीज भी कहते हैं, मॉरिशस एंड सेचेल्स। तो ये मैप में आप बाकायदे देख सकते हो ये सारी चीज़ें, ये इंडिया ओशन का रीजन है, दिस इज़ द इंडियन ओशन। और ये सारी कंट्रीज जैसे यूनियन ऑफ, मैंने कोमोरोस बताया, इंडियन ओशिएंटिया या मॉरिशस या रीयूनियन, ये सारी चीज़ जो है ये सारी कंट्रीज अभी इसके मेंबर्स हैं, राइट, कंसिस्ट ऑफ इतने लोगों से। और जो मेंबर्स हैं अभी, जैसे 5 ऑब्जर्वर मेंबर है, सबसे लेटेस्ट जो मेंबर है ये इंडिया है। इंडिया इज द 5th मेंबर ऑब्जर्वर ऑफ दिस इंडियन ओशन कमीशन। तो चाइना इससे पहले, यूरोपियन यूनियन, माल्टा एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनिया, राइट। तो ये जो फ्रांस की जो फ्रैंकोफोनीज है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो IOF जो है वो 54 फ्रेंच स्पीकिंग नेशनल कोई कलेक्टिव है। तो कई आपसे अगर इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या कोई स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन में, तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रखना, राइट। सो दिस इज द प्लेस, दिस इज द लोकेशन। ना मूविंग अहेड, क्या ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन कमीशन के, ये आपके लिए जानना काफ़ी ज़रूरी है कि उसका काम करने का तरीका क्या है, क्यों इसको फॉर्म किया गया था। तो सबसे पहला है पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक कॉपरेशन, दूसरी है इकोनॉमिक एंड कमर्शियल कॉपरेशन, तीसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन कंटेक्स्ट, जहाँ पे कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, मैरीटाइम फिशिंग, कंजर्वेशन एंड रिसोर्सेज ऑफ इकोसिस्टम, राइट। सो दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ना उसके बाद स्ट्रेंथनिंग द रीजनल कल्चरल आइडेंटिटी, कॉपरेशन इन कल्चरल, साइंटिफिक, टेक्निकल, एडुकेशन एंड जुडिशियल फील्ड। तो इन सारे चीज़ों में भी चीज़ों को कैसे स्ट्रेंथन किया जाए, ये सारा मेन ऑब्जेक्टिव है इंडियन ओशन कमीशन की, राइट। ना अगर बात करें मेस प्रोग्राम, जो कि IOS जो इंडियन ओशन कमीशन है उनके द्वारा ही एक मेस प्रोग्राम की गई है। तो बेसिकली 2012 में हुआ गया था कि जो इंडियन कॉपरेशन के जो 4 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थे, जिस टाइम पे इंडिया ऑब्जर्वर में नहीं था, उस टाइम पे यूरोपियन यूनियन जो फंडेड प्रोग्राम है, जिसको कहते हैं मेस, का बेसिकली फुल फॉर्म है मैरीटाइम सिक्योरिटी इन द ईस्टर्न एंड साउथ अफ्रीकन इंडियन ओशंस, राइट। तो मेस प्रोग्राम के अंदर की गई क्या चीज़ की गई है कि जो इंडियन ओशन है दैट हैज़ एस्टैब्लिश मैकेनिज्म फॉर द सर्वेलेंस एंड कंट्रोल ऑफ वेस्ट एशिया एंड 2 रीजनल सेंटर्स। तो जो सर्वेलेंस सिस्टम है उसको बढ़ाया गया मेस प्रोग्राम के थ्रू। और जो रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर है, जिसको RFIMSC भी कहते हैं, दिस इज द रीजनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, जो कि मेडागास्कर में है। तो ये वाला पॉइंट भी आप ध्यान रखना, क्योंकि ये भी आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सो द सेंटर इज बेस्ड इन मेडागास्कर, जहाँ पे जो मैरीटाइम डोमेन है उसकी जो अवेयरनेस है, जो मॉनिटरिंग सिस्टम है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ है, उसमें और कैसे बढ़ोतरी की जाए शेयरिंग एंड एक्सचेंज के थ्रू। सो दिस वाज द एंटायर एम ऑफ द मेस प्रोग्राम। तो अगर आप इस क्वेश्चन को मेंस के हिसाब से अटेम्प्ट करते हैं तो ये मेस प्रोग्राम के बारे में भी आप ज़रूर लिखना। और मेस प्रोग्राम से पहले इंडिया वाज नॉट द फाउंडिंग मेंबर, जो ऑब्जर्वर जो मेंबर है उसमें सिर्फ 4 कंट्रीज थे, और इंडिया इज द 5th कंट्री टू बी एज एन ऑब्जर्वर स्टेट, राइट। ना अगर बात करें क्या वे फॉरवर्ड है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑब्जर्वर का जो स्टेटस है, इंडिया को जिस तरह का जो दर्जा मिला है, इट हैज़ एक्सटेंडेड आवर एक्सपर्टीज इन दैट रीजन। इंडिया की ऑलरेडी मैरीटाइम सिक्योरिटी में काफ़ी हद तक हमारी डोमिनेंस भी रही है। और जो सैटेलाइट इमेजरी है, जो सर्वेलेंस सिस्टम है, जो मैंने आपको RFIMFC के थ्रू बताया, सो दैट एस्टैब्लिश इट्स ओन फ्यूजन सेंटर, ठीक है। तो इंडिया अपना एक खुद का इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर बना सकता है इसके बाद, राइट। और जो IOC की जो अचीवमेंट है, जो इंडियन ओशन कमीशन के जो अचीवमेंट है, वो एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है इंडिया को टू लर्न एंड ऑल्सो सपोर्ट, फाइन। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड हो सकता है, दैट इज जो इंडियन ओशन कमीशन है, दैट सीक्स मोर सस्टेनेबल वे ऑफ एड्रेसिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स विथ RFMIC एंड ROC एज ए पार्ट ऑफ द रिस्पॉन्स। तो यहाँ से भी इंडिया को सपोर्ट मिल सकेगी। तो दिस वुड बी एन पॉजिटिव एक्सपेक्ट दैट वुड बी स्ट्रेंथनिंग इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी, और जहाँ पे इंडिया खुद भी अपना फ्यूजन सेंटर बनाएगा, राइट। एंड
This will continue to pursue the interest and tackle the maritime security challenges at micro level in the region. तो जो हमारे आसपास के भी जो रीजन्स हैं श्रीलंका के अलावा बेसिकली, तो वहाँ पे इंडिया को एक बहुत अच्छी बेसिकली एक एज मिलेगी, जहाँ पे जो मैरीटाइम सिक्योरिटी जो चैलेंजेस है उसको हम और बूस्ट कर सकेंगे और सर्वेलेंस सिस्टम ज़्यादा बढ़ा पाएंगे, राइट. सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वे फॉरवर्ड. तो इसी पे एक मेंस का क्वेश्चन है आपके लिए. सो आपको बताना है व्हाट इज द सागर डॉक्ट्रिन, डिस्कस इट्स इंपॉर्टेंस इन इंडिया मैरीटाइम सिक्योरिटी. तो आप अपने आंसर हमें PDF फॉर्मेट में भेज सकते हैं. अपने नाम ज़रूर लिखना है, उसमें आंसर स्क्रिप्ट में लिखें. वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप की नंबर मिल जाएगी जिसमें आपको क्वेश्चन आपको भेजने हैं, जो आप आंसर लिखोगे वो यहाँ पे सेंड करोगे आप. तो वंस वी रिसीव द कॉपी वी विल इवैल्यूएट एंड रीसेंड इट टू द सेम व्हाट्सएप नंबर, राइट. नाउ कमिंग टू द हिंदू, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल. सो फर्स्ट इज द की स्ट्रैटेजी इज फिजिकल एम्पावरमेंट टू द स्टेट. तो बात की गई है जो फिजिकल एम्पावरमेंट स्टेट को कैसे देने की ज़रूरत है. कल हमने ऑलरेडी जो सेंटर स्टेट रिलेशंस है, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, उसको लेकर के बात की थी. यहाँ पे भी उसी तरह के आर्टिकल है, क्योंकि कोविड-19 के बाद जो 2-3 चीज़ें हैं, जो एपिडेमिक कंट्रोल, उसके अलावा जो सेंटर स्टेट का जो रिलेशंस है, ये सारी चीज़ों पे ही जो एडिटोरियल है वो अभी काफ़ी रिपीटेड आ रही है, राइट. तो आप फ्लो में बने रहें ताकि जो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप अपने नोट्स में ऐड करते चलें, राइट. और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको जितने भी नोट्स हैं जो मैंने इन डेप्थ एनालिसिस में समझाया है वो वहाँ से भी चेक कर सकते हैं. वो नोट्स फॉर्म में वहाँ पे दी हुई है, राइट. एंड फाइनेंसिंग इज अ वॉर लाइक सिचुएशन. अभी प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें तो जो फाइनेंशियल एम्पावरमेंट है स्टेट्स के लिए वो एक वॉर लाइक सिचुएशन बन गई है. और स्टेट के पास जो सबसे बड़ी चैलेंजिंग है वो इस कोविड-19 को लड़ने की, क्योंकि जो बजटरी एलोकेशन है या जो वहाँ पे जो फंड्स हैं वो काफ़ी कम है. और सारे स्टेट्स का ये भी कहना है कि उनको जो GST की जो कंपनसेशन मिलनी थी सेंट्रल गवर्नमेंट से वो अभी तक मिली नहीं है, राइट. तो वो अभी एरियर्स में चल रही है. और पब्लिक हेल्थ, जिस तरह से पब्लिक ऑर्डर की बात करें और पब्लिक हेल्थ जो है, पुलिस है, ये सारी चीज़ें इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है. तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्टेट, आपको पता है 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड यूनियन लिस्ट. तो जो पब्लिक हेल्थ है और जो बेसिकली पब्लिक ऑर्डर है दैट कम अंडर द स्टेट लिस्ट, फाइन. तो स्टेट की जो स्टेट ने बेसिकली क्या किया, जो बेसिकली जो एक्शंस लेने के लिए उन्होंने एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1987, ये भी आप देख लेना क्योंकि इसके बारे में भी जानना इंपॉर्टेंट है. इसको अपने हर सारे स्टेट में इम्पोज करके सारे स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन इम्प्लीमेंट किया है, राइट. और जो कोविड-19 की जो पेंडेमिक है वो इस तरह से कभी भी पिछले आज़ादी से पहले या 1800 तक अगर चले जाएं तो इस तरह की त्रासदी कभी भी इंडिया में देखी नहीं गई है. तो ये समय है जहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों फिजिकली स्ट्रेस्ड है. और लॉकडाउन का जो स्टेज है उसके बाद जिस तरह से रिकवरी आगे बढ़ेगी उसमें काफ़ी लंबा समय लग सकता है सारे इकोनॉमी, सारे सेक्टर्स पे काम करने के लिए, राइट. तो ज़रूरी है कि हम किस तरह से अपने हेल्थ और इकोनॉमी पे ध्यान दें. जो हेल्थ सेक्टर है, जो मैं आपको कल भी बताया था कि 5% ऑफ द GDP इज़ नेसेसरी रिक्वायर्ड, राइट. 5, तो इतना खर्च करने की ज़रूरत है, बट ऑलरेडी हम डेफिसिट में चल रहे हैं. अभी जो हमारी खर्च है GDP के मुकाबले वो 1.3% है हेल्थ सेक्टर में. तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, इसको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, राइट. और जो एक्यूट शॉर्टेज हो रही है, जैसे प्रोटेक्टिव गियर्स की बात करें, प्रोटेक्टिव गियर्स पे यहाँ मैं आपको PPP के बारे में बता दूँ, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, जो डॉक्टर्स पहनते हैं जो कि कोरोना के मरीज़ का इलाज कर रहे हैं, राइट. टेस्टिंग किट्स, वेंटिलेटर्स, ये सारी चीज़ों में हमें और इसमें इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि सारे लेवल पे, सारे डिस्ट्रिक्ट्स पे ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो पाए, राइट. एंड बिसाइड प्रोटेक्टिंग द लाइव्स एंड लाइवलीहुड, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि स्टेट विल हैव टू इंटीमेट द बेसिक इकोनॉमिक रिवाइवल. जो बेसिक इकोनॉमिक रिवाइवल है, जो छोटे लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं, जो दुकानदार हैं, जो मजदूर हैं, जो बेसिकली जो छोटे वेंडर्स हैं, उनको रिवाइवल का मौका मिले ताकि वो अपना गुजर बसर कर सके, राइट. एंड एक्सटेंसिव एवेन्यू लॉसेस हुई है लॉकडाउन के बाद से, तो ये सारी चीज़ों को देखना होगा कि कैसे रिवाइवल होता है, क्योंकि ऑलरेडी मूडीज़ या जितने भी बड़े जो रिसर्च थिंक टैंक्स हैं उनके मुताबिक ये रिसेशन जो है 2008 के रिसेशन से इसका जो इम्पैक्ट है वो 2 टाइम्स है, राइट. उससे कई ज़्यादा इम्पैक्ट इस बार पे देखने को मिल सकता है. नाउ कमिंग टू द सेकेंड इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, चेंज इन द माइग्रेशन पॉलिसी. बेसिकली जो माइग्रेंट पॉलिसी उसके बारे में जिक्र है. यहाँ पे केस स्टडी के तौर पे बिहार का एग्जाम्पल लेते हुए बेसिकली इस चीज़ को बताई गई है. तो जो कोविड-19 की क्राइसिस है वो माइग्रेशन को एक सेंटर स्टेज पे रखती है. जो पब्लिक हेल्थ की इशूज़ है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स है, वो कैसे काम करेगा. तो इंडियन इकोनॉमी पर्टिकुलरली बात करें तो दैट डिपेंड्स अपॉन द माइग्रेंट वर्कर. माइग्रेंट वर्कर का काफ़ी ज़्यादा अहम रोल है, चाहे वो सेक्टर कंस्ट्रक्शन की हो, चाहे वो गारमेंट की हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग की हो, माइनिंग की हो, एग्रीकल्चर की हो.
इन सारे चीज़ों पे जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है वो माइग्रेंट वर्कर का है, और जितने भी माइग्रेंट वर्कर हैं वो अभी सारे अपने होम स्टेट नेटिव स्टेट में चले गए हैं, जिसकी वजह से जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो चुकी है, रुक चुकी है। अभी आपने जो लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें ईज़ की गई है उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ को सरकार ने बेसिकली रिलीफ दिया है, राइट। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में रिलीफ देने के बावजूद भी लेबरर्स नहीं है जो पंजाब में जो रबी क्रॉप्स लगी हुई है उसको वो कटाई कर सके और उसको वापस जो एपीएमसी या फिर एफसीआई के जो गोडाउन्स है वहाँ तक ला सकें। तो जो बेसिकली जो लेबर इशू है वो बहुत ही हाई हो चुका है इस टाइम पे। जो प्रॉब्लम है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर एंड मोर, राइट। तो सिर्फ अगर बिहार की बात करें तो जहाँ पे 123 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ से जो माइग्रेंट लोग की जो फिगर है, सिर्फ 10 मिलियन लोग ऐसे हैं जो माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स में अपने लाइवलीहुड के लिए, राइट। और फरवरी का जो महीना है, फरवरी एंड मार्च, दे हैव सीन द लीन सीजन टू द रूरल टू रूरल माइग्रेशन, राइट। तो यहाँ पे एकदम पूरी तरह से लीन है, लोग निकल नहीं रहे हैं, लोग ये चाह रहे हैं कि वो अपने ही घर पे रहें, अपने नेटिव टाउन में रहें। तो माइग्रेट जो बेसिकली जो माइग्रेंट लेबर है, जो वर्कर्स हैं, उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हुई है, राइट। और सरकार ने जो 1.70 लाख करोड़ रुपीज़ का जो रिलीफ पैकेज दिया है उसमें भी जो बेनिफिट्स है वो सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज़्यादा नहीं मिली है, क्योंकि जो प्रॉब्लम है दैट इज़ रिलेटेड टू पीडीएस, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो राशन कार्ड्स हैं वो उनके पास नहीं है। अगर मान लो कि कोई माइग्रेंट लेबर बिहार का है एंड ही इज़ रिसाइडिंग ईदर इन दिल्ली और इन मुंबई, तो उसके पास उसके जो एड्रेस प्रूफ होंगे, वो जो आधार कार्ड होगा वो उसके होम स्टेट का होगा, राइट। तो वहाँ पे वो उस स्टेट पे राशन नहीं ले सकता है। अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि कोई किसी भी स्टेट के हो उनको राशन दिया जाएगा सिर्फ उनके आइडेंटिटी कार्ड पे, राइट। सो इस तरह की चीज़ें जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है उसको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जो बेसिकली जो डेली वेज अर्नर हैं उनका सरकार ख्याल रख सकती है और पीडीएस के थ्रू उनको ज़रूरत की सारी चीज़ें मुहैया करा सकती है, राइट। नाउ कमिंग टू द इंडियन एक्सप्रेस, यहाँ से भी कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल, अ नेशन आफ्टर द लॉकडाउन। तो जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया लॉकडाउन 2.0, तो यहाँ पे ज़रूरत है कि किस तरह से लॉकडाउन के बाद जो चीज़ें सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी उसके लिए क्या रोड मैप होनी चाहिए। और लॉकडाउन एक तरह से डेंजरस एक्सपेरिमेंटल है डेमोक्रेसी में, जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा डेटोरेट की है, जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल जो ग्रोथ है वो पूरी तरह से गिर चुकी है। मैं अगर पिछले 4 सप्ताह में देखें तो जो स्टोरीज़ ये है कि बहुत सारे लोग स्टारवेजन की वजह से इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्ड लेबर इज़ फ्लोइंग, राइट। ऑन लॉकडाउन 2 बेसिकली दिस इज़ द सेम थिंग विच हैज़ बीन रिपीटेड। तो लॉकडाउन 2 जो है इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट है, और ये सबसे ज़्यादा जो इसका इम्पैक्ट पड़ा है वो माइग्रेंट वर्कर्स पे, जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहाँ पे। उसके अलावे मैं अगर बताऊँ जो MSME है, जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अफेक्टेड है। जो इकोनॉमिक्स का जो एडवाइस है उनका कहना है कि जो छोटे सेक्टर्स हैं उनको खोलने का उनको मौका दिया जाए, देयर शुड बी ओपन, सो दैट कि जो इकोनॉमी में, जो लोकल इकोनॉमी में जो ट्रांजेक्शन है वो स्टार्ट हो सके। बट गवर्नमेंट अभी 3 मई के बाद ही कुछ डिसीजन लेगी, लेट्स सी व्हाट दे विल डिसाइड। So this is what has been discussed in this nation after the lockdown, कि what would be the road ahead, what would be the roadmap of the government, both of the central government as well as the state government, कि वो किस तरह से आगे बढ़ेगी, right? Now coming to the second important editorial, a new India, a new world. बेसिकली इसमें बात की गई है जो कोविड-19 एक तरह से ह्यूमैनिटी को उसने पूरा एक तरह का ह्यूज स्पीड ब्रेकर के तौर पे इसको देखा जा रहा है। और जो प्रायर टू कोविड-19 की जो चीज़ें थी, जो पब्लिक प्राइवेट लाइफ थी, वो किस तरह से चेंज हो गई है। पहले जो चीज़ें इवेंट सेंट्रिक हुआ करती थी, पोस्ट पेंडेमिक लोग जो हैं वो सिर्फ कंट्रोल लिवरिंग में रहेंगे। और इंडिया की जो एग्रीकल्चर है, जो कलेक्टिविज़म है, उसके बारे में बात की गई है कि भाई हमारा जो बेसिकली जो मैथोलॉजी की भी बात करें, कुछ रामायण एंड महाभारत के बारे में भी जिक्र की गई है यहाँ पे, कि जो कल्चर है वो कलेक्टिविज़म पे ज़्यादा जोर देता है। तो इंडिया की जो पार्टनरशिप है विद ग्लोबल कम्युनिटी वो 3 डायमेंशन पे काम करती है, राइट। तो इट्स स्टार्ट विद द डॉक्ट्रिन ऑफ इमोशन बिफोर मूविंग टू एनी टेक्निकल नॉलेज एंड बेस्ड ऑन डायमेंशंस, राइट। तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनकी जो नीडशिप है, जो हार्डशिप है, दैट प्रोसेस टू रिजॉल्व द फेस चैलेंज। तो यहाँ पे बात की गई कि किस तरह से बेसिकली इंडिया अपने नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ या और भी जो ग्लोबल स्टेज पे जो लोग हैं उनके साथ पार्टनरशिप करके आगे बढ़ सकता है। और इंडिया ने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट हो, फ्रांस हो,
उन कंट्रीज़ को ऑलरेडी मेडिसिन दिया है। इजराइल को भी हमने हाइड्रोक्लोरोक्विनिन जो टैबलेट्स है जो कि मलेरिया के लिए बेसिकली हम क्योर करते हैं, उस बेसिकली मेडिसिन को भी दूसरे कंट्रीज़ को दिया है। तो इट इज़ अ टाइम दैट अगर जहाँ भी एक न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करने की ज़रूरत पड़े वहाँ कर सके। और जो मैन्युफैक्चरिंग हब जो चाइना है उससे ख़त्म करके हमें शिफ्ट करने की ज़रूरत है किसी दूसरे कंट्री भी। ये काफ़ी अहम होगा क्योंकि पोस्ट कोविड बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो चाइना के साथ जो रिटेलिएटरी मेजर है यूएस ने ऑलरेडी कहा है। बट इंडिया के लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारी काफ़ी वीक है। तो हमारे लिए क्या दूसरे कंट्री का अल्टरनेटिव होगा ये भी देखना काफ़ी अहम होगा, राइट। नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के MCQs के सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं जो कल के आंसर है वो आपको बता दूं। तो कल मैंने आपसे ब्लैक कार्बन के बारे में पूछा था कि उसके कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। उसका करेक्ट आंसर है ए, दैट ब्लैक कार्बन इज द रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबक्शन ऑफ द फ्यूल ऑफ द बायोमास, राइट। और जो सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर है ये CO2, ठीक है। अनलाइक बेसिकली जितने सारे जो और एटमॉस्फेयर अगर कंसंट्रेशन की बात करें तो मिनिमम 0.1 में क्यूबिक मीटर के आसपास होती है। एंड इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट इमीटर ऑफ ब्लैक कार्बन इन द वर्ल्ड विथ एमिशन एक्सपेक्टेड इन द इंक्रीजिंग ड्रामेटिक ऑफ द कमिंग डिकेड्स। तो ये सारे एक्सप्लेनेशन आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए ताकि ब्लैक कार्बन से रिलेटेड कोई भी सवाल आए तो आप उसको हैंडल कर सकें। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इसका जो आंसर है दैट इज बी, कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है दैट एम्स टू इम्प्रूव एक्सेस टू द क्रेडिट एंड स्ट्रेंथन द क्रेडिट कल्चर अमंग द कंज्यूमर, फाइन। और दूसरा कि जो पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री है प्रोवाइड करती है सिंगल पॉइंट रियल टाइम रिसोर्सेज फॉर फाइनेंशियल लायबिलिटीज ऑफ द पर्सन एंड एंटिटी। जो तीसरी स्टेटमेंट थी दैट इज इनकरेक्ट, जो तीसरा स्टेटमेंट भी था इस क्वेश्चन पे वो इनकरेक्ट है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दैट डिसाइड टू सेट अप द पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री ऑन अ मॉड्यूलर एंड फेज्ड मैनर, राइट। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ लें, कल के जो सवाल है उसको ज़रूर रेफर करके एक्सप्लेनेशन चेक कर लें। आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। तो जो पहला सवाल है वो इंडियन हिस्ट्री से है। विच ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन। आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, उमेश चंद्र बैनर्जी एंड सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ठीक है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, दिस इज अगेन फ्रॉम द इकोनॉमी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ शर्मा ट्रेडिशन, राइट। सो दिस इज नॉट फ्रॉम द इकोनॉमी, दिस इज फ्रॉम इंडियन कल्चर, ओके, दिस इज फ्रॉम द कल्चर। सो विच इज द पार्ट ऑफ द शर्मा ट्रेडिशन? सिखिज्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। तो आपको जो करेक्ट कोड है वो बताना है ओनली 1, 2 and 3, 3 और 1, 2 and 3। तो जो भी आपको लगता है करेक्ट आंसर है आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें। ये सारे क्वेश्चंस मैंने NCERT से लिए हैं ताकि आपको जो एग्जाम में जो आप पढ़ रहे हैं उसके रिविजन यहाँ पे कर पाएँ, राइट। सो डू पार्टिसिपेट, राइट जो करेक्ट आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब आवर APT+ अकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज। जितने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं वो आप अपने प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके रेफर कर सकते हैं। जो UPSC से एग्जाम से जो रिलेटेड बुक लिस्ट हैं या फिर जो UPSC की किस तरह से स्ट्रैटेजी प्लान होनी चाहिए, ये सारे वीडियोस भी वहाँ पे हैं। जो न्यू कमर्स हैं जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो भी इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। और जितने सारे कंपाइलेशन हैं उसको भी आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा करके व्यू कर सकते हैं, राइट। और अपने टेलीग्राम चैनल से कुछ इंपॉर्टेंट क्विजेस भी आप रेफर कर पाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट PDFs हैं जो एग्जाम के लिए आपके लिए रेलिवेंट होंगे। एंड आई सिंसियरली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। अगर कोई भी कंसर्न हो तो हमें ज़रूर बताएं, विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। For time being, I am signing off. Stay home, stay safe. Thank you.